हेलो दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा कल्याण चैनल। मैं आपका दोस्त कृष्णा संजय। दोस्तों, आज हमारे साथ है रितु, जो कि बेसिकली बिलोंग करती है उत्तराखंड से। और आज ये यूएस में है। ये यूएस के एक स्टेट मिनियापोलिस में जॉब करती है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आज हम लोग इस इंटरव्यू के जरिए हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने यूएस जाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करे और इन्होंने क्या स्टेप्स फॉलो करे, एंड ड्यूरिंग हर जर्नी इन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। तो इसी के साथ आज का ये इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। हाय रितु, Hello, हाउ आर यू? I'm good. Thanks. So Ritu, tell me about yourself and about your journey. My name is Ritu. Currently I live in Minneapolis, and I work in one financial firm here. As a software engineer. So, अगर जर्नी की बात करें तो मैं यूएस आई थी स्टूडेंट वीजा पे, विच इज F1 वीजा, अगस्त 2021 में, और फरवरी 2023 में मैंने आई ऑफिशियली ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी एट बफलो। यूनिवर्सिटी एट बफलो में मैंने ग्रेजुएट हुई हूँ इन डेटा साइंस। आई कंप्लीट माई मास्टर्स इन डेटा साइंस फ्रॉम यूबी, विच इज इन न्यूयॉर्क। और फरवरी के बाद देन आई अप्लाई फॉर अ जॉब हेयर एंड आई गॉट द जॉब लकली। और अगर जर्नी की बात करें, स्टूडेंट वीजा की बात करें, विच यू आस्क, सो बिफोर कमिंग टू यूएस, हाँ, थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लाइक GRE, TOEFL. There are so many things you have to complete, right, before before getting a student visa, एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले GRE जो कि एक नॉर्मल एग्जाम है, जो कि फोकस रहता है इंग्लिश और मैथमेटिक्स पे आपका, जो आपको देना पड़ता है, जो कि मैंने दिया था 2020 में, जनवरी में। और उसके बाद फिर मैंने टॉफल दिया था। टॉफल जो कि आपका प्रॉपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज चेक करी जाती है। उसके बाद आपको वो टेस्ट देना पड़ता है। मेरे को मुझे 2020 में मेरी प्रिपरेशन थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड आई कुडंट कम, सो मैं नहीं आ पाई कोविड की वजह से। तो मैंने 2021 में फिर अपना स्टार्ट करा, और 2020 में मैंने यूनिवर्सिटी एट सनी बफलो में एडमिशन ले लिया था। और उसके बाद 2021 अगस्त 2021 में मैं यूबी आई और अपनी मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी। इट वाज अ 1.5 year ऑफ कोर्स फॉर मी। और चैलेंजेस चैलेंजेस यही थे, एग्जाम देना। टॉफल वाज इजी, बट जीआरई वाज नॉट दैट मच इजी, सो यस, यू हैव टू डू अ वेरी गुड प्रिपरेशन फॉर दैट। सो तो यही चैलेंजेस थे, और यही जर्नी थी जो आपको यूएस आने से पहले करनी पड़ती है, और वीजा टू एडमिशन लेने से पहले करनी पड़ती है। तो आपको एग्जाम देना पड़ता है दो। आप एग्जाम दो, अप्लाई करो, एडमिशन लो। और एडमिशन लेने के बाद आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस एंड ऑल होते हैं, जो कि विच इज ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। उसमें टाइम लगता है। या सो दैट्स इट। तो ये जो स्टूडेंट वीजा आपने लिया, तो उसके लिए क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए थे? एग्जाम्स देना पड़ता है, जैसे जीआरई हो गया, टॉफल एग्जाम्स हो गया। उसके बाद जब आपके पास दोनों एग्जाम्स हैं, आपने दे दिए हैं, आपके पास स्कोर है, उसके बाद आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को अप्लाई करो। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, लाइक 4 और 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। बट आई चूज सनी बफलो जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रैंकिंग एंड द कोर्स स्ट्रक्चर वॉज वेरी गुड। सो इसलिए मैंने सनी बफलो चूज किया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो स्टेप्स यही होते हैं, एग्जाम्स, एडमिशन। एक बार एडमिशन हाथ में आ जाता है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आपके फंड, कि आपके पास एक अप्रोप्रिएट फंड है यूएस जाने के लिए और वहां पढ़ाई करने के लिए। तो वो सब स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। अच्छा, एक्चुअली इसमें कैटेगरीज है, ठीक है। तो स्टूडेंट के हिसाब से आपने बता दिया, तो इसी इसी के अंदर मैं और एक क्वेश्चन कुछ पूछूंगा कि जैसे एक स्टूडेंट जा रहा है तो उसका कितना बजट लग जाता है वहां जाने के लिए, मतलब वहां का एजुकेशन के लिए, वहां का खर्चा वगैरह। इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी एक्चुअली। ये यूनिवर्सिटी भी, यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो $1,00,000 फीस चार्ज करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो $70,000 अच्छा। फीस चार्ज करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो $40,000 अराउंड फीस चार्ज करती है। तो इट टोटली डिपेंड अपॉन योर यूनिवर्सिटी। बट यूएस आने के लिए और वीजा लेने के लिए आपको एटलीस्ट
एक साल अपनी ट्यूशन फीस प्लस एक साल का लिविंग एक्सपेंस शो करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं I-20। तो I-20 के लिए आपको उतना फंड, चाहे वो आप फंड आपका पर्सनल सेविंग हो चाहे आपका एजुकेशन लोन हो, तो उसके थ्रू आपको शो कराना पड़ता है। तो फीस इज टोटली डिपेंड अपॉन योर यूनिवर्सिटी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी फीस है। किसी की बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत कम है, किसी की एवरेज है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटीज एक्चुअली। अच्छा, तो अभी जो स्टूडेंट वीजा में आते हैं लोग, वहां पे वो जॉब कर सकते हैं, मतलब किसी फर्म में या ऐसी पार्ट टाइम नो, को जॉब? नो, अच्छा। नो, नो, नो। स्टूडेंट वीजा, F1 वीजा में ये स्ट्रिक्टली होता है कि आप जॉब सिर्फ अपने कैंपस के अंदर ही कर सकते हो, आप कैंपस के बाहर जॉब नहीं कर सकते हो। इट इज स्ट्रिक्टली इलीगल। तो स्टूडेंट वीजा में आप कैंपस के अंदर आप जब आते हो, आप डायरेक्टली अपने कैंपस जॉब ऑनलाइन आप अप्लाई करो। और यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स होती हैं, चाहे आप कोई भी डाइनिंग जॉब है, लाइब्रेरी जॉब है, टीए है, जीए है, आरए है, assistant job, teaching assistant, research assistant, graduate assistant. There are so many job for student. So आप वहां जॉब कर सकते हो, लेकिन कॉलेज के बाहर नो। अगर आपको कॉलेज के बाहर जॉब करनी है तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो, विच इज अ समर इंटर्नशिप। जब आपकी समर हॉलीडे स्टार्ट होती हैं, जो कि होती है मई में स्टार्ट होती हैं, मतलब मई मिड के बाद स्टार्ट होती हैं वो, और अगस्त तक रहती हैं वो। तो उस टाइम पे आप इंटर्नशिप करते हो, बट उसके लिए आपको इंटर्नशिप, अगर आपके पास इंटर्नशिप है तो आप उस टाइम पे कंपनी के बाहर इंटर्नशिप कर सकते हो। लेकिन अच्छा। ड्यूरिंग योर स्टडीज आप बाहर जॉब करो स्टार्टिंग से, नहीं, वो आप नहीं कर सकते हो। बट आप अपने फाइनल सेमेस्टर में आप कर सकते हो बाहर जॉब। वो भी कॉलेज पे डिपेंड करता है। मेरा कॉलेज 20 घंटे अलाउड करता था कि आप सिर्फ 20 घंटे बाहर जॉब कर सकते हो किसी कंपनी में। उसको सीपीटी कहते हैं। अच्छा। सीपीटी, तो वो सीपीटी के अंदर आता है। तो और कुछ कॉलेज बोलते थे कि 40 आवर्स आप जॉब कर सकते हो अपने फाइनल सेमेस्टर में और लास्ट ईयर में। इट अगेन इट टोटली डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी। मेरी यूनिवर्सिटी में फाइनल सेमेस्टर में आप जॉब कर सकते हो बाहर, किसी किसी कॉलेज में आप लास्ट ईयर में भी जॉब कर सकते हो बाहर। तो उसको सीपीटी बोलते हैं। बट अगेन अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में नहीं। क्या है सीपीटी का फुल फॉर्म, क्या है कुछ? इट्स करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अच्छा। अच्छा, तो इसमें जो सैलरी होता है वो हावरली बेसिस होता है या मंथली बेसिस नो, होता सैलरी इज टोटली नहीं, सैलरी और यहाँ पर मतलब hourly नहीं होता है, हमारे लिए नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर जॉब एक्चुअली। सैलरी दो तरह की होती है, एक होती है आवर्ली बेस, एक होती है नॉर्मल सैलरी, जो जैसे इंडिया में मिलती है। है? हाँ। तो हम लोगों की जो होती है वो आवर्ली बेस नहीं होती है। ठीक है, हमारी नॉर्मल सैलरी होती है। बस फर्क इतना होता है कि इंडिया में आपको मंथली सैलरी मिलती है, यहाँ पर आपको बाई वीकली सैलरी मिलती है। मतलब हर ऑल्टरनेटिव वीक में आपको यू विल गेट अ सैलरी। सो यही डिफरेंस है। बट या ऑर्ली सैलरी नो। अच्छा, तो रितु, यहाँ यूएस आने से पहले आप क्या इंडिया में जॉब कर रहे थे? या आई वाज डूइंग माय जॉब इन द सेम कंपनी। सो अच्छा। अगेन मैं उसी कंपनी में जॉब करती थी। 2 साल, 2 ढाई साल मैंने काम किया है वहां पर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। और उसके बाद फिर जस्ट बिकॉज यूएस की यूएस आना था तो मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। और फिर मैंने जब मेरी स्टडी यहाँ पर कंप्लीट हुई तो उसके बाद मैंने दोबारा उसी कंपनी में जॉब सर्च करी। और लकली आई गॉट द जॉब एक्चुअली। और आपका एजुकेशन किस में था, मतलब कि आपने बीटेक किया है कि मैंने बैचलर्स जो है वो मैंने कंप्यूटर साइंस में करी है, बट अच्छा। मेरी जो मास्टर्स है वो डेटा साइंस में। इट्स कंप्लीटली अच्छा। इंजीनियरिंग साइंस एंड डेटा साइंस, मास्टर्स इन डेटा साइंस एक्चुअली। तो अच्छा। या अच्छा, तो आपने यूएस में भी पढ़ा है और इंडिया में भी पढ़ा है, तो आपको इन इन दोनों में डिफरेंस क्या दिखता है? आई वुड से लाइक यूएस स्टडीज मोर फोकस ऑन प्रैक्टिकल वन। लाइक यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं है, 0% थ्योरी। अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ तो हमारी क्लासेस में इवन हमारे एग्जाम्स जो होते थे वो प्रॉपरली, मेरा जो कोर्स स्ट्रक्चर था एक्चुअली, चाहे वो डेटा साइंस हो या कंप्यूटर साइंस हो, वो पूरा प्रैक्टिकल था। मतलब कंप्लीट कोडिंग, सीक्वल, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड, नो थ्योरी। मतलब 0% थ्योरी है यहाँ पर। बट अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में जो मैंने बैचलर्स करी है, बीटेक करी है, इट इज मोर ऑन थ्योरी ओरिएंटेड। मतलब वहां पर ज्यादा थ्योरी में फोकस करा जाता है, बट यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिकल में फोकस किया जाता है। इवन आपको यहाँ पर असाइनमेंट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बिहाफ पे आपकी ग्रेडिंग
यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम होता है एक्चुअली, जैसे इंडिया में आपके मार्क्स होते हैं, बट यहाँ पर मार्क्स नहीं होते, यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम्स होता है यूएस में। तो यहाँ पर हाँ, ज्यादा फोकस किया जाता है आपके प्रैक्टिकल में इंस्टेड ऑफ थ्योरी। थ्योरी इज 0% फॉर अस, फॉर अ IT student, like computer science student or data science student. I don't know about other, but for my field, computer science, data science, 0% theory and complete practical. अच्छा। तो लर्निंग अच्छा रहा मतलब, क्योंकि हम लोग पूरा प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो। Yes, yes, yes. Learning, obviously, आपको एग्जाम्स प्रैक्टिकल मिल रहे हैं और असाइनमेंट्स पूरे प्रैक्टिकल हैं, मतलब आपको प्रॉपर कोडिंग दी जा रही है करने को, तो ऑब्वियसली आपकी लर्निंग होगी। अच्छा। So you will learn a lot here. You will learn a lot because US is something which is completely practical based. अच्छा। सो रितु, आपने जैसे बोला कि आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट वीजा आए थे, तो अभी जैसे कि आप जॉब कर रहे हो, तो अभी अभी आपका कौन सा वीजा है? आई एम ऑन F1 वीजा। सो मैं F1 पे आई थी, अभी मेरा F1 OPT है। जब आपकी जॉब लग जाती है तो उसके बाद आप OPT वीजा पे होते हो। सी क्या होता है, मेरा जो कोर्स है वो स्टेम है। स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ओके, सो मेरा स्टेम कोर्स है। स्टेम कोर्स में क्या होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी यू विल गेट अ 3 year ऑफ OPT वीजा। मेरे पास 3 साल का OPT है, विच इज अ OPT वीजा, एंड आई एम करेंटली ऑन F1 OPT। बट आपको इसी 3 साल के अंदर अंदर अपना H1B फाइल करके H1B वीजा में आना पड़ता है, क्योंकि H1B अगेन आपको और 3 साल का मिलता है। फिर अच्छा। वो बाय द टाइम आपका आप आगे एक्सटेंड कराते रहते हो, कंपनी करा देती है। बट OPT आपको 3 साल का मिलता है। एक बार 3 साल खत्म हो गए, देन डन, लाइक यू डोंट हैव एनी वीजा टू वर्क हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स, राइट? सो इसी 3 साल के अंदर अंदर आपको H1B लेना पड़ता है। अच्छा। तो अभी ये जो वीजा का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्ट्रगलिंग है कि इजी होता है, मतलब कि कैसा होता है कि हम लोग को हर बार एम्बेसी वगैरह जाना पड़ता है क्या उसके लिए? सॉरी, एम्बेसी बोल रहा हूँ, आप कंसल्टेंट जो होते हैं ना, यूएस कंसल्टेंट वगैरह। हाँ, नहीं, जो वीजा होता है, सी आपको जो F1 होता है वो तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। यूएस एक ऐसी कंट्री है जिसमें आपको, अगर आपको कोई भी वीजा लेना है तो आपको एम्बेसी जाकर इंटरव्यू देना पड़ता है। मैंने भी दिया था। अच्छा। तो उसके बाद ही आपको वीजा मिलता है ऑब्वियसली। तो एक बार आपको, फिर उसके बाद जब आप H1B वीजा लगाते हो तो उसके बाद आपको दोबारा अपनी होम कंट्री, लाइक अगर मेरा कल को H1B लगता है तो मुझे दोबारा अपनी होम कंट्री जाकर स्टैंपिंग करानी पड़ती है अपने पासपोर्ट में, क्योंकि अभी मेरा अच्छा। F1 है। तो मुझे दोबारा H1B की स्टैंपिंग करानी पड़ती है। और ये सबके लिए होता है वीजा इंटरव्यूज तो। आइदर इट इज F1, आइदर इट इज H1B, और आइदर इट इज B1 B2। B1 B H1B के लिए आपको सिर्फ स्टैंपिंग करानी पड़ती है, दैट्स अच्छा। तो अभी इट। जैसे आप यहाँ से ग्रेजुएट हुए एमएस के बाद, एमएस से जैसे ही आपका मतलब कंप्लीट हुआ एमएस आपका, तो जो जॉब का जो जर्नी था वो कैसा था? करेंटली अभी जब मैं ग्रेजुएट हुई हूँ तो अभी रिसेशन का टाइम है, राइट? यूएस में तो गेटिंग अ जॉब इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स स्टिल दे डिडंट गेट द जॉब राइट नाउ। अच्छा। तो स्टार्टिंग है, बट अगर आप रिसेशन के से हट के बात करो, अभी इस साल तो रिसेशन है, बट अगर आप वैसे बात करो तो इट इट इज नॉट दैट मच टफ, आई अच्छा। बिलीव। क्योंकि मेरे पास यहाँ आने से पहले मेरे पास एक दो 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 जॉब्स थी। तो but I choose Ameriprise just because of its flexibility and security purpose. Okay, so getting a job, like आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे लिंक्डइन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप जॉब आसानी से ले सकते हो यूएस के अंदर। अच्छा। अच्छा, मेरे को इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि यहाँ पे नौकरी है, तो आपने बोला वहाँ पे लिंक्डइन है, उसके अलावा और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है वहाँ? लिंक्डइन है, ग्लासडोर है, इस तरह के हैं यहाँ पर। जैसे इंडिया में Naukri.com होता है, Shine.com होता है, एवरीथिंग ये सब होता है। यहाँ पर ग्लासडोर है, इंडेड है, लिंक्डइन है, ये सारे प्लेटफॉर्म है जिससे आप जॉब सर्च कर सकते हो। अच्छा। अच्छा। तो आप अभी वहां गई एज अ स्टूडेंट वीजा, देन वहां पे एमएस किया, फिर उसके बाद आपको वहां पे जॉब मिला। सपोज करेक्ट। कोई कोई जो बंदा है वो एजुकेशन के थ्रू नहीं जाना चाहता, तो अभी उसके पास क्या क्या ऑप्शन बचता है? वो कंपनी के थ्रू ही जा सकता है, अगर उसकी अच्छा। कंपनी उसको भेज सकती है। अगर आप बोलो कि आप वहां पर यूएस, आप वहां पर इंडिया में हो और आप यूएस की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि यूएस आपको, आप वो कंपनी आपको इंडिया से यहाँ बुलाए, तो हम्म। ये आसान नहीं है इतना, मतलब इट इज नॉट इजी। मतलब आई एम नॉट सेइंग इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट इजी। हम्म। लाइक
इट्स अ वेरी लाइक 1% चांस कि अगर आप बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग और एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट हो जिसको यूएस बुला रही है जॉब के लिए, राइट, बहुत ही एक्सेप्शनल और बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, आप एम्प्लॉय हम्म, हो, तो ही आपको वो बुलाएंगे। बट वैसे नॉर्मली अगर आप एक आईआईटी की भी बात करो तो नहीं बुलाता। अच्छा। हाँ, अगर आप इंडिया में किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो और वो कंपनी अपनी तरफ से आपको भेज रही है यूएस, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो और आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो यूएस कंपनी में और आप चाह रहे हो कि वो आपको बुलाए, तो नो, वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि कंपनी चाहती है कि अगर आपको जॉब करना है तो आप यही होने चाहिए। अच्छा। बिकॉज आई सॉ so many cases like this. I saw so many cases like this. Like, I know one person who is IITN in India, and वो पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा है कि यूएस कंपनी में अप्लाई करने का, बट उसको नहीं मिलता। एवरी टाइम उसको यही बोला जाता है कि आप इंडिया में बैठे हो, अगर आप यूएस में होते तो हम आपको देते। तो उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, लेकिन अगेन, जस्ट बिकॉज कि वो इंडिया में बैठा है तो उसको जॉब नहीं मिलती, जबकि वो आईआईटी है, आईआईटीएन है, बट डजेंट मैटर। ठीक है, ठीक है। तो मतलब कोई ऑप्शन नहीं, मतलब कंपनी के थ्रू ही वो जा सकता है तो हाँ, तो वो अभी। कंपनी के थ्रू जा सकता है। मैं अपनी फील्ड की बात कर रही हूँ कि मेरी हाँ, फील्ड में आईटी में वो कंपनी के थ्रू ही बाहर जा सकता है जॉब करने के लिए, अनटिल एंड अनलेस वो कोई बहुत ही एक्सेप्शनल तो वो एम्प्लॉय या वो स्टूडेंट है। कौन सा वीजा होता है जिसमें वो जाता है कंपनी के थ्रू? आई थिंक दैट्स अ L1 वीजा। आई एम नॉट श्योर 100%, बट या दैट्स अ L1 वीजा यू गेट। बट बाय द टाइम आप एक बार L1 वीजा पे आते हो तो उसके बाद आपका H1 भी कन्वर्ट करा देते हैं अच्छा, एम्प्लॉयर्स। L1 से H1 में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म। अच्छा, अच्छा। अच्छा, और ये सैलरी में क्या डिफरेंस रहता है वहाँ का और इंडिया का? सैलरी इज टोटली डिपेंड अपॉन योर पोजीशन, टोटली डिपेंड अपॉन योर स्किल्स। आईटी में इंडिया में भी बहुत अच्छा सैलरी है, ऐसा हाँ, नहीं है। वो तो बात है। बट यूएस में अगर बात करें तो इट टोटली डिपेंड अपॉन योर पोजीशन, इट टोटली डिपेंड अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन कि आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो ऐसी कोई फिक्स नहीं है कि ठीक है ये फ्रेशर है तो इसको इतना ही मिलेगा, नहीं। टोटली डिपेंड अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर स्किल्स और योर फील्ड, कि आप कौन सी फील्ड है आपकी, आपका क्या बैंड है, उस पर डिपेंड करता है। तो सैलरी इज नॉट फिक्स फॉर एवरीवन। मे अच्छा, बी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही बैंड में अलग अलग सैलरी भी होती है। तो सैलरी टोटली डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे और डिपार्टमेंट पे, एक्चुअली। ठीक है। तो तो रितु, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ कोई एक बंदा है जो जिसे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और ये एक कंपनी में काम कर रहा है जिसका नाम XYZ है, ठीक है, और वहाँ यूएस में कोई बंदा है जो कि सेम कंपनी में काम कर रहा है XYZ नाम की कंपनी में, और उसे भी 2 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो इंडिया का जो बंदा है उसका सैलरी और यूएस में जो बैठा हुआ है उसका सैलरी, वो दोनों में कुछ डिफरेंस होता है क्या? डिफरेंस एज सच ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, जो मैंने देखा है। अगर यहाँ पर यूएस में आपको सैलरी मिल रही है तो आपके खर्चे भी उतने ही होते हैं। आप नहीं अच्छा। एक्सपेक्ट कर सकते कि आप सैलरी यूएस में लो और खर्चे आप इंडियन रुपीज में करो, ऐसा नहीं होता है। हम्म। लाइक आप बोल रहे हो कि आपको यूएस सैलरी चाहिए, डॉलर में सैलरी चाहिए, लेकिन आपके जो खर्चे हो वो इंडियन रुपीज में हो, ठीक है। यूएस बेवकूफ नहीं है, ठीक है। हम्म। हम्म। तो अगर यहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है तो आपके खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं, खर्चे भी होते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा बहुत ज्यादा कोई वो है, डिफरेंस है। बट हाँ, एक टाइम के बाद आप बोल सकते हो, स्टार्टिंग में नहीं, बट एक टाइम के बाद, आफ्टर 5 और 6 ईयर्स के बाद शायद कोई बेनिफिट्स मिलता होगा। आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं अभी उस टाइम पे आई नहीं हूँ। बट कोई डिफरेंस नहीं लगता मुझको, क्योंकि यूएस में अगर सैलरी है तो खर्चे भी हैं, और सही बहुत बात। है, ठीक तो है। फिर तो तो फिर ऐसा क्या मोटिवेट करता है, क्योंकि इंडिया में भी हम लोग को सेम सैलरी मिल रहा है, यदि ऐसा कंपेयर किया जाए तो अभी करंट सिचुएशन में। एनवायरमेंट हाँ। एनवायरमेंट एनवायरमेंट लोग आते हैं यहाँ पर एक बेटर एनवायरमेंट के लिए, बेटर प्लेस के लिए, उसके लिए आते हैं। और हाँ। जॉब तो है ही है, सैलरी भी है ही है, तो ठीक है, इसी के लिए आते हैं, बेटर अच्छा। एनवायरनमेंट और बेटर प्लेस के लिए, दैट्स इट। बट सैलरी भी है, ऐसी बात नहीं है, इंडिया में भी है, यहाँ पर भी है, सैलरी भी है, बट वो एक टाइम के बाद आपको बेनिफिट, मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद आके वो बेनिफिशियल होता है कि आप यूएस में जॉब कर रहे हो। बट यूएस के अंदर अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आपके एक्सपेंसेस भी उतने ही होते हैं।
अच्छा, और ये टेक्नोलॉजी में कुछ डिफरेंस तुमको दिखता है क्या? मतलब कि यूएस अभी मान के चलो कोई एआई हो गया, एमएल हो गया, ठीक है, डीप लर्निंग हो गया, इसमें किसी स्टेट पे और इंडिया कहीं और है, ऐसा कुछ दिखता है कि दोनों इक्वल पोजीशन में? नहीं नहीं नहीं, इंडिया भी बहुत पीछे नहीं है टेक्नोलॉजी में। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काम सेम ही है, काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैंने तो इंडिया में इसी कंपनी में इंडिया में भी जॉब करी और यहाँ भी जॉब करी है, और काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, मतलब कोई डिफरेंस ही कोई नहीं है ऐसा मतलब? नहीं है, नहीं कोई ऐसा नहीं है कि आप यूएस में तो आप बहुत ज्यादा सीख रहे हो, नहीं सीखोगे आप उतना ही। बस यहाँ आने का एक मेन जो मोटिव होता है वो यही होता है, एक बेटर लाइफस्टाइल, एक बेटर एनवायरनमेंट, एक बेटर प्लेस एंड ऑल, दैट्स इट। और बेटर सैलरी एज वेल, बट एक एक पॉइंट ऑफ टाइम में, कि एक टाइम के बाद वो आपको बेनिफिशियल लगता है कि हाँ यू आर अर्निंग इन डॉलर्स। हम्म। बट अगर आप कंपेयर करो कि यूएस में आप इंडिया में आप इतना कमा रहे हो, यूएस में आप इतना कमा रहे हो, और आप यूएस में बहुत ज्यादा कमा रहे हो, ऐसा नहीं है, आप यूएस में कमा रहे हो, आप यूएस में आपके खर्चे भी उतने ही होते हैं। सही सही। सो रितु, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन था, और अब तक मैंने आपसे जो भी क्वेश्चन किया उसका आपने प्रॉपरली आंसर दिया, सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। नो प्रॉब्लम। सो दोस्तों, ये था मेरा इंटरव्यू रितु के साथ, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा रितु की जर्नी से, और इसी के साथ हम लोग आज का ये वीडियो एंड करते हैं, और हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।